हमारे जीवन में होने वाले कई सारे जो कार्य हैं उन कार्यों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे कैसे पड़ता है। कई लोगों के मत और कई लोगों के प्रश्न हमसे नित्य जीवन में ये होते हैं कि विवाह से पूर्व जन्म कुंडलियां आपने मिलवाई थी अच्छे से, उनमें आपस में फिर भी बहुत प्रकार से कलह बना रहता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? नमस्कार मित्रों, सीताराम नारायण। मैं हूं आचार्य ब्रिजगोपाल शास्त्री और आप हमारे चैनल में कई सारे विद्वानों के कई प्रकार के मतों को देख पाएंगे, जिसमें कि आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हमारे परम मित्र भी हैं और बड़े आचार्य हैं, श्री मनीष मिश्रा जी। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे ज्योतिष के कुछ विशेष बिंदुओं की, ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष बातों की, और हमारे जीवन में होने वाले कई सारे जो कार्य हैं उन कार्यों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे कैसे पड़ता है, उन कार्यों के कारण से हम किन किन बाधाओं में घिर जाते हैं और उन बाधाओं से मुक्त होने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आइए आज हम जानते हैं। तो हमारे साथ हैं आचार्य मनीष मिश्रा जी। तो आचार्य जी, आपकी पारंगतता विशेष करके कर्मकांड में भी है और ज्योतिष शास्त्रों में विशेष करके आपकी पारंगतता है। इस विषय में कई लोगों के मत और कई लोगों के प्रश्न हमसे नित्य जीवन में ये होते हैं कि महाराज जी, हमने विवाह से पूर्व जन्म कुंडलियां आपने मिलवाई थी अच्छे से दोनों दंपतियों की, परंतु उनमें आपस में फिर भी बहुत प्रकार से कलह बना रहता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके द्वारा पूछा गया यह प्रश्न एक आज के समय का एक अनिवार्य प्रश्न हो गया है, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कुंडली भी मिलाई जा रही है। एक ब्राह्मण ने कई ब्राह्मण कुंडलियाँ मिलाते हैं, उसके पश्चात भी कई प्रकार की इस प्रकार की बातें सुनाई देती हैं। क्योंकि यह सवाल कई बार मुझसे भी पूछा गया था कि कुंडली में 25 गुण मिले थे, सभी प्रकार की, इसने कोई दोष भी नहीं बताया था, तो फिर ये परिस्थिति हमारे सामने ऐसी कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गुण हमारे पंचांग के द्वारा मिलाए जाते हैं और एक गुण हमारी जीवन में स्वयं के अंदर होते हैं। पंचांग के गुण अगर 36 भी मिल रहे हैं और हमारे अंदर एक भी गुण ना हो, तो एक वजह तो यह भी है। अच्छा, इसके पश्चात अगर हम थोड़ा और आगे जा करके देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी बार बताया था, विवाह योग, कुंडली में विवाह योग का होना अनिवार्य है। अगर वह विवाह योग भी हमें लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में, दोनों ही कुंडलियों में हमें देखना होता है कि दोनों का विवाह योग है भी या नहीं। इस विवाह योग में भी 3 प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। एक विवाह योग होता है उत्कृष्ट, एक मध्यम और एक बहुत ही सामान्य। सामान्य विवाह योग इस प्रकार से बनता है कि विवाह योग बनाने वाला जो ग्रह है वह ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर के विवाह योग बना रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में विवाह होता है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सामान्य रहता है। वो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए ही देखे गए हैं, एक दूसरे के साथ तनाव में जीते हुए देखे गए हैं। दूसरा कारण यह भी है। तीसरा, अगर मैं आपको एक और कारण बताऊं तो वैवाहिक जीवन में बाधक ग्रहों का योग भी होता है, जिसे कोई भी बहुत कम लोग इसकी जानकारी भी रखते हैं और बहुत कम लोग विचार करते हैं कि वैवाहिक जीवन में अवरोध के योग कह सकते हैं या वैवाहिक जीवन में विकृति पैदा करने वाले योग। तो उन ग्रहों की शांति करने के पश्चात ही उनका विवाह करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां बहुत सामान्य हो जाएंगी जो आज के समय में अत्यधिक है। तो इसमें अब जैसे आज की डेट में लगभग सभी के पास जन्म पत्रिका है और प्रायः, चलो पहले के समय की बात हम छोड़ देते हैं, प्रायः आज के समय में अब तो कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट भी आ गई हैं कि उनमें डायरेक्ट अपनी अपनी जन्म तिथियां डालो और मैच करो, है ना। हालांकि कई सारी वेबसाइट हैं हमारे पंचांग के बिल्कुल अलग हैं, उलट हैं। अगर हमारे पंचांगों के अनुसार जो सनातनी पंचांग जो चल रहे हैं, जिस जिस राज्य में जो प्रधानता ब्राह्मण देवता लोग प्रयोग में लाते हैं जिन पंचांगों को, तो उनके अनुरूप अगर माना किसी में 28 गुण मिल रहे हैं सनातनी या पंचांग जो है, परंतु कई जगह जो ऐप्स हैं या फिर बाकी के पोर्टल हैं तो उनमें वो 30-30, 32-32 गुण दिखा देता है और व्यक्ति सोचता है कि मेरे तो 32 गुण मिल रहे हैं। तो उसमें कैसे शोधन किया जाए और क्या ऐसी प्रक्रिया की जाए कि इसमें सुधार आए? पहले से व्यक्ति अगर करना ही चाहता है उस अन्य व्यक्ति के साथ विवाह, है ना, वही पुरुष अगर किसी स्त्री के साथ विवाह करना ही चाहता है, परंतु उसने केवल एक ना अपने मन को मनाने के लिए कुंडली को मिला लिया है, और वो कुंडली मिलने के बाद उसके गुण बिल्कुल न्यूनतम स्थिति में आए,
अब उसके लिए क्या ऐसा उपाय है कि वो उस विवाह को कर ले? जैसे आजकल आपको पता है कि प्रेम प्रसंग जैसे बातें चलती रहती हैं, प्रेम विवाह इत्यादि जो होते हैं, तो अब उनके लिए विवाह से पूर्व ऐसा कौन सा उपाय, कौन सी पूजा वो करे कि आगे चल के उनका जीवन स्थिर रहे? अगर जन्म कुंडली नहीं भी मिली है तो? अगर जन्म कुंडली नहीं मिली है, कहीं ना कहीं देव उपासना के पश्चात ही उन्हें विवाह करना चाहिए। कई प्रकार के गुण दोष कुंडलियों में होते हैं, बिल्कुल। और कुछ गुण दोष इस प्रकार के होते हैं कि जो जीवन की भी हानि करने में सामर्थ्यवान रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे गुण दोषों से बचने के लिए अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास जन्मपत्री नहीं है, और आप स्वेच्छानुसार विवाह करना चाहते हैं, जो आज के समय का एक प्रचलन में भी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं देवताओं का आशीर्वाद आप लेकर के आगे बढ़ें, तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी कि ऐसी वैमनस्यता विकृति आपके विवाह के पश्चात आपके जीवन में नहीं आई। जैसे होता क्या है कि जन्म कुंडलियां माना है दोनों व्यक्तियों की, परंतु उनका आपस में प्रेम प्रसंग है, तो वहाँ प्रेम प्रसंग होने के बाद जन्म कुंडलियां तो मिल नहीं रही हैं, परंतु उन्होंने विवाह करना ही है, वो सोच चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या उपाय है कि वो सबसे उत्तम उपाय करें और किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण देवता के सानिध्य में रहकर, किसी विद्वान जन के सानिध्य में रहकर वो उस उपाय को कर पाए? तो ऐसा कौन सा उपाय है कि वो माना कुंडली नहीं मिल रही है और उन्हें विवाह करना ही करना है? पहले तो हमारा कहना ये होता है कि भाई अगर कुंडलियां नहीं मिल रही है ना, तो पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करें अगर प्रेम प्रसंग में नहीं है तो। ठीक है, परंतु अगर प्रेम प्रसंग है तो उसमें फिर कुंडली प्रधानता नहीं रखती है उनके मस्तिष्क में कि भाई चलो जो भी है देखा जाएगा, नहीं है? तो अब ऐसी परिस्थिति में उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए? जैसे किसी नवग्रह से संबंधित योग, अगर कोई अकाल मृत्यु इत्यादि का योग बनता है, या फिर नाड़ी दोष इत्यादि है, तो उसके लिए जैसे महामृत्युंजय जप इत्यादि की प्रधानता बताई गई है कि नाड़ी शोधन करने के लिए, उसके लिए महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान किया जाए। तो ऐसे विवाह के लिए कौन सी ग्रह का या फिर कौन से अनुष्ठान का उन्हें पालन करना चाहिए? कृपा करके ये भी बताइए। अवश्य, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न के समाधान से पूर्व मैं आपको एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा। 2023 का जो अंतिम के महीने थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने, आप सोचेंगे कि ये वो एक ऐसा समय था कि जिस वक्त बहुत सारे ऐसे केस हुए कि जिनमें तलाक आदि ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अगर जिन जिन लोगों की वो तलाक हुए हैं या तलाक की परिस्थिति अंतिम छोर तक पहुंच गई थी, अगर आप उनकी कुंडली में जाकर के चेक करेंगे तो उनकी कुंडली में ये तो वृश्चिक राशि का राहु था या मेष राशि का राहु था। वो आप लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में आप चेक करेंगे, उनका सप्तमेश राहु, सप्तमेश मेष राशि में, या फिर उनका वृश्चिक लग्न या मेष लग्न होने के कारण से राहु उनके लग्न और सप्तम में था। उपाय भी सारे व्यर्थ हो गए थे उस वक्त। नहीं, जैसे विवाह से संबंधित एक ग्रह हमें बताया कि शुक्र प्रधानता है ना? शुक्र की जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का भाव कहा जाता है, और शुक्र से संबंधित ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो व्यक्ति भोगता है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानता बृहस्पति की भी आती है, कहीं ना कहीं प्रधानता स्त्री कारक ग्रह जो है, या फिर स्त्रियों के लिए वो चंद्रमा भी कारक ग्रह कहलाता है। परंतु इनमें से जैसे एक कोई ऐसा उपाय हो कि वो उसके अंतर्गत सब के सब आ जाए, है ना? ये जैसे नवग्रह शांति इत्यादि करवाए, तो इस टाइप का कोई, इस तरीके का कोई उपाय? पर शास्त्रोक्त जो उपाय है वह नाड़ी दोष होने पर, गण दोष आदि होने पर, जो शास्त्रोक्त उपाय है वह केवल महामृत्युंजय जब ही बताया गया। अच्छा, नवग्रहों से संबंधित जितने भी आए, केवल विवाह में आने वाले जो कुयोग हैं उनको शांत करने के लिए यह उपाय आपको पंचांग में भी मिल जाएगा, अन्य अन्य पुस्तकों में भी दिया गया है। तो महामृत्युंजय जब के सिवा कोई दूसरा उपाय अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, विवाह नहीं हो रहा है उसका उपाय अलग अलग है। कोई बालक है उसका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए अनेक उपाय हैं। बालिका का विवाह नहीं हो रहा, लेकिन दोनों का प्रेम प्रसंग है और कुंडली नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर जबरदस्ती कहो या मनमाने तरीके से विवाह की इच्छा कहो, ऐसी परिस्थिति में केवल महामृत्युंजय का जब ही एक शास्त्रोक्त उपाय हो। अब जैसे कुंडली भी मिल रही है, सब कुछ है, परंतु मंगल के कारण से मांगलिक दोष लग गया है एक व्यक्ति पे, और दूसरा उससे मुक्त है। ठीक है, दूसरा उससे मुक्त है, तो उन्हें विवाह करना हो तो कैसे करें? चाहे लड़की के मांगलिक दोष आ जाए, चाहे लड़के के आ जाए, तो उनके लिए क्या उपाय है, क्या शांति है, आप बताएं जरा।
मांगलिक दोष पर अनेक अनेक विचार दिए गए हैं। शास्त्र के अनेक अनेक मत हैं, शास्त्रकारों के भी अनेक मत हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने अनुभव की मैं बात करूं तो वैसे तो कहा गया है कि केंद्र में क्रूर ग्रहों का होना भी मांगलिक दोष को शांत करता है। अच्छा। लेकिन अगर मैं अपने विचारों की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि मंगल से अगर किसी का मंगली दोष कट रहा हो तो 180 डिग्री पर बनना चाहिए, यानी कि ठीक आमने सामने की परिस्थिति होनी सप्तम भाव में कई बार दूसरा मतलब क्रूर ग्रह। कई बार ऐसे भी लोग मैंने देखा कि लड़की का मंगल जो था वो लग्न में बैठा हुआ था, सप्तम स्थान को सीधा वो हिट कर रहा था। यहाँ से देखा तो लड़की का चौथे स्थान पर बैठा है, सप्तम को हिट कर रहा है। अब यह मेरे अनुभव सिद्ध मैं आपको बताऊँ, यह मेरे साथ एक ऐसी स्थिति बनी थी, उस कुंडली को मैंने मना किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा देखो यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ मंगल 7वें स्थान को कष्ट दे रहा है, लड़की का जो है वो चौथे स्थान का मंगल भी 7वें स्थान को कष्ट दे रहा है। मंगली दोष कहने के तो कट ही रहा है कि लड़की का भी मंगल है, लड़की का भी मंगल है, लेकिन वो दोनों 7वें स्थान को ही हिट कर रहे थे। अच्छा। और ऐसी परिस्थिति में उनका विवाह बहुत जल्दी टूटा भी है और दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी, कष्ट भी हुआ है और सारी परिस्थितियां उनकी जो रही, अनुष्ठान आदि भी वहाँ पर मैंने देखा कि वो कोई लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाए। तो इसमें एक तो ये बताइए कि सौम्य ग्रह में हम किन किन को माने, पाप ग्रहों में हम किन को माने, क्रूर ग्रहों में हम किन किन को माने, कौन से ग्रह? सौम्य ग्रह चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये 4 ग्रह जो है वो सौम्य हैं। ठीक है। पाप ग्रहों में आके पाप ग्रहों में राहु, केतु और शनि, ये तीनों दुख देने वाले ग्रह पाप ग्रह। क्रूर ग्रहों में मंगल और सूर्य की। अच्छा, प्रधानता। क्रूर ग्रहों का मतलब मैं आपको अगर मैं और विशेष तरीके से समझाऊं कि क्या इनका फल होगा, क्रूर ग्रहों का क्या पाप ग्रहों का। क्रूर ग्रहों का यह फल है कि यह आपको मौका नहीं देते। अच्छा, सबसे बड़ी अटैक कर देंगे, टाइम में कम आ रहा है सुधार। जिसमें कि केतु भी मंगल का ही स्वरूप मान करके केतु भी वही काम करता है। अगर केतु, मंगल, सूर्य अगर ये किसी के खराब हो रहे हैं तो आपको मतलब संभलने का मौका नहीं देते, सीधे अपना काम कर देते। तो काम मतलब कैसा काम? मतलब आयु से संबंधित या फिर धारा से किसी की हानि करते हैं तो ये समझ लो कि उसको मौका नहीं देते। मतलब अकॉर्डिंग टू किस भाव में वो बैठे हैं उसके अनुरूप ये फल करेंगे। ज्यादातर अष्टमेश और द्वादशेश होने पर। अच्छा। हाँ, अष्टमेश द्वादशेश होने पर ये ग्रह, अष्टम भाव में तो मृत्यु योगी बन गया करे प्रकार से। ये मार्केश होने पर, कई बार मार्केश होने पर और बुरा कनिष्ठ कर देगा जाना ही। हाँ, एक्सीडेंट का योग बना देते हैं, ये ऑपरेशन का योग बनाते हैं, फाड़ करवा देते हैं, टूट फूट करवा देते हैं। और वही द्वादश में बैठ गया तो जेल इत्यादि का योग। हाँ, द्वादश से मंगल विशेष करके। अच्छा। द्वादश का मंगल इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देता है, जो जेल इत्यादि का। हाँ, द्वादश का अष्टम का सूर्य तो शरीर के नाश करने में भी सामर्थ्यवान हो जाता है। तो मैंने खुद इसका कई अनुभव किए हैं। अच्छा। और जिनके अष्टम का द्वादश का सूर्य हो, सूर्य की दशा में उनके शरीर पर कोई निशान ना छोड़े वो सूर्य, ऐसा हुआ कम है। मतलब कुछ ना कुछ आक्षेप तक वो जाएगा बहुत। अगर आपने उसकी शांति भी कर लिया तो आपको फिर भी चिन्ह दी कर जाए। तो आज के लिए जानकारी आपके देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जो आपने ये जानकारियाँ दी हैं। और लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारियाँ पसंद आएंगी। अभी हमने शुरुआत ही करी है और एक छोटा सा प्रयास है। सब जो पॉडकास्ट में कूद चुके हैं तो हमारा भी ये प्रयास था कि कुछ इस प्रकार की चर्चाएं जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई विद्याएं हैं पुरानी, उन विद्याओं को रुचिकर बना के आप सब लोगों को सरल तरीके से समझाने का एक प्रयास था। और इसमें किसी भी प्रकार से अगर जो हमारे दर्शक हैं या फिर भविष्य में जो दर्शक बनने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार की कोई उन्हें उपाय के विषय में या फिर अपनी जन्म कुंडली के विषय में कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट्स में भी इसके विषय में पूछ सकते हैं। प्रयास हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगा कि एक पूरी पॉडकास्ट की सीरीज उस विषय में बनाई जाए जो आप लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। उसके लिए शास्त्रोक्त बात, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, ज्योतिष से संबंधित क्या क्या उपाय आप लोगों के लिए हो सकते हैं सरल से सरल, उसके विषय में अवश्य आप लोगों को आगे वाले पॉडकास्टों में जानकारियाँ दी जाएगी। और आज के हमारे विशिष्ट मेहमान श्रीमान मनीष मिश्रा जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय इस पॉडकास्ट के लिए निकाला है। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के विशिष्ट लोगों के साथ वार्तालाप हमारी चलती रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।